Hello students, welcome to new video on my YouTube channel Learn Chemie. Before I start with Heisenberg's uncertainty principle, I want to make clear some of your concepts. Now, difference between particle and wave. We are continuously talking about particle nature, wave nature, particle nature. Now, let us differentiate between particle and wave. Okay. Particle. It occupies well-defined localized position in space. It is a particle and it is occupying a particular localized position. ये एक जगह को occupy कर रहा है. This board, it's a particle and it is having a localized position, right? But a wave, it is always delocalized. आपको पता है wave ऐसे यहाँ से start हुई और ऐसे स्प्रेड आउट हो जाती है. इट इज नॉट लोकलाइज्ड. पार्टिकल एक ही जगह पे होगा, राइट? पार्टिकल एक ही जगह पे होगा, बट वेव इज ऑलवेज डीलोकलाइज्ड. तो इट इज लोकलाइज्ड एंड इट इज डीलोकलाइज्ड मींस स्प्रेड आउट इन स्पेस. ओके. टू पार्टिकल्स कैन नॉट ऑक्युपाई द सेम पोजीशन. एक जगह पे एक ही पार्टिकल होगा, ठीक है? बोलते ना एक म्यान में एक ही तलवार रहेगी, दो नहीं रहती है. तो एक पोजीशन एक ही पार्टिकल ऑक्युपाई करेगा, बट टू वेव्स कैन ऑक्युपाई, इट कैन ऑक्युपाई सेम पोजीशन. टू वेव्स कैन ऑक्युपाई सेम पोजीशन मींस दे कैन इंटरफेयर. कैसे? ये मेन पोजीशन, ये रही एक वेव, ये लीजिए सेम पोजीशन के ऊपर दूसरी वेव. ओके, और चाहिए ये लीजिए सेम पोजीशन के ऊपर तीसरी वेव. तो टू और मोर वेव्स, मैं तो सिर्फ दो की बात करूंगी कि दो पार्टिकल एक जगह को ऑक्युपाई नहीं कर सकते, तो दो वेव्स कर सकती हैं, राइट? सम इज इक्वल टू नंबर ऑफ इंडिविजुअल पार्टिकल्स. वेन एवर देयर आर प्रेजेंट मोर देन वन पार्टिकल, तो उसका जो सम टोटल होगा दैट विल ऑलवेज बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स. कैसे? एक पार्टिकल यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां. टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 पार्टिकल्स. बट इन केस ऑफ वेव्स व्हाट विल हैपन? सम मे बी स्मॉलर और लार्जर देन इंडिविजुअल वेव्स. अब ये आपको अलग अलग दिखाई दे रही है, लेकिन जब तीनों मिल जाएंगी तो ये हमें एक वेव नजर आएगी, ठीक है? जैसे ये रही एक वेव, ये रही दूसरी वेव. ये दोनों जब टोटल जुड़ गई आपस में, जब ये जुड़ जाएंगी तो ये देखो ये इसमें ऐड हुई तो किसके बराबर आएगी? ऐसे. दिस इज द मीनिंग ऑफ इंटरफेयर करती है मींस एड अप हो गई. ओके, एक और देखें. ये रही एक वेव और ये रही दूसरी वेव. दूसरी वेव इससे बिल्कुल उलट है. ठीक है? अब देखो ये मैंने थोड़े बड़े बनाए हैं, इनके जो क्रेस्ट हैं, ट्रफ हैं, और ये मैंने थोड़े से छोटे बनाए हैं. अब यहां तो ऐड किया है, लेकिन इसके सामने कौन आएगा? ये इस जगह पे. तो दोनों का नेट देखेंगे, ऊपर वाला नेगेटिव पॉजिटिव होता है और नीचे वाला नेगेटिव, ठीक है? ये दोनों जब जुड़ेंगे आपस में, मैं इसको थोड़ा सा और बड़ा बना देती हूं ऐसे, सो दैट माइनस करके हमारे पास वैल्यू थोड़ी ज्यादा आए, ठीक है? ये हम थोड़ा छोटा बना रहे हैं. जब ये दोनों आपस में जुड़े तो इसमें से ये माइनस हो गया, तो नेट इतना सा बचा, नेट इतना सा बचा, नेट इतना सा बचा. ऐसे ये तो दोनों सेम थे ना. देखो दोनों के क्रेस्ट से स्टार्ट हो रही थी. ये वेव क्रेस्ट से स्टार्ट हुई, यहां देखो क्रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, और यहां किससे स्टार्ट हो रही है? ट्रफ से. यहां दोनों कहां से स्टार्ट हुई थी? क्रेस्ट से. तो या तो देखो दो से मिलकर एक बन गई, या तो ये प्लस हो गई, या फिर ये क्या हो गई? माइनस हो गई, ठीक है? तो नंबर जो है वो या तो बिगर हो जाएगा या स्मॉल रहेगा उससे. पार्टिकल्स कैन बी काउंटेड बट यू कैन नॉट काउंट वेव्स. अब देखो ये नेट आपको एक ही वेव नजर आ रही है, हमें क्या पता कितनी वेव्स ऐड हुई हैं? इसके साथ आप एक और भी वेव ऐड कर सकते हो. सेम अगर ऐसी आ जाती है तो ये थोड़ा और ऊंचा हो जाएगा, इसकी हाइट थोड़ी और ऊंची चली जाएगी.
3 वेव्स को भी आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने यहां पे दिखाया है। तो आप किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर वेव्स को कैलकुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंटरफेयर कर जाती हैं, या एड अप हो जाती हैं या सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं। लेकिन पार्टिकल्स को आप काउंट कर सकते हो, चाहे वो कहीं पे भी पड़े हो। तो ये था डिफरेंस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव। अब एक और डिफरेंस हम बहुत बार बात करते आ रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड मैटर वेव्स के बारे में, राइट? अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या रहता है? किसी को याद आ रहा हो? दैट इज सनलाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ठीक है, मैं इसको शॉर्ट में EMB लिखती जाऊंगी, EMW लिखती जाऊंगी, ठीक है? एंड मैटर वेव्स। चलिए इनके बीच में डिफरेंसेस देखते हैं कि मैटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बीच क्या क्या रिलेशनशिप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात, दीज आर एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों ही फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर ऐसे रहेंगे। अगर ये मैग्नेटिक है तो ये इलेक्ट्रिकल, ऐसे देखो, ऐसे देखो, ऐसे देखो, दे विल रिमेन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंड इधर not associated with electric or magnetic field। मैटर वेव्स ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेटेड होती हैं और ना ही मैग्नेटिक फील्ड के साथ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, they are always emitted from a source। फॉर एग्जाम्पल सन इज अ सोर्स ऑफ लाइट, है ना? सन इज सोर्स ऑफ लाइट। और मैटर वेव्स, दे आर नॉट एमिटेड फ्रॉम अ सोर्स, दे आर एमिटेड बाय पार्टिकल्स। ठीक है, साउंड वेव, ठीक है, ये इट्स अ पार्टिकल मैटर, तो इसको स्ट्राइक कर रहे हैं तो अलग से साउंड आ रही है, यहां स्ट्राइक करूंगी तो अलग से साउंड आएगी, इधर मेरे पास मेटल है, इसकी साउंड अलग से आएगी। तो मैटर वेव्स, दे आर एमिटेड ड्यू टू particles, they are associated with particles, therefore not emitted from a source, they are associated with particles, not emitted from a source। Next, electromagnetic waves, they travel with same speed, और वो स्पीड क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दे ट्रेवल विद द स्पीड ऑफ लाइट। मैटर वेव की स्पीड ऑलवेज लेस देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैटर वेव्स की स्पीड जो है, इट इज ऑलवेज लेस देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेव्स। दैट इज वाई ड्यूरिंग रेन हमें थंडरिंग, लाइटनिंग हमें पहले दिखाई देती है, बिजली पहले चमकती है और साउंड बाद में आती है, बिकॉज साउंड इज अ मैटर वेव। दीज कैन ट्रेवल थ्रू स्पेस, ट्रेवल थ्रू स्पेस, तभी जो सनलाइट है इतनी दूर से यहां तक ट्रेवल कर जाती है। दीज can't travel through space। ये वैक्यूम में ट्रेवल नहीं कर सकती, ठीक है, स्पेस और वैक्यूम, ठीक है, दे कैन नॉट ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू ट्रेवल नहीं कर सकती। और इसका ना हमें फायदा है। आपको पता है हमारे यूनिवर्स के अंदर कितने सारे स्टार्स हैं? आवर सन, इट इज ऑल्सो अ स्टार। और आपको पता है स्टार्स के अंदर, सन के अंदर कितने सारे हाइड्रोजन बम्स एक टाइम पे एक्सप्लोड कर रहे हैं। अगर बीच में वैक्यूम ना होता तो उसके धमाके हम तक पहुंचते। तो क्योंकि बीच में वैक्यूम है
तो हमारे यूनिवर्स के अंदर, हमारी गैलेक्सी के अंदर जितने भी तरह के एक्सप्लोजन्स हो रहे हैं उसका इम्पैक्ट हम तक नहीं पहुंचता, उसकी साउंड हम तक नहीं पहुंचती। ठीक है, अब देखिए, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बात करेंगे तो इन रेडिएशंस की वेवलेंथ किसके बराबर होगी? लैम्डा इज इक्वल टू सी अपॉन न्यू। सी इज स्पीड ऑफ लाइट एंड न्यू इज फ्रीक्वेंसी, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू सी अपॉन न्यू। और मैटर वेव्स की किसके बराबर होगी? एच इज इक्वल, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। इट वॉज अ मेन पॉइंट। और यहां पे एम है मास और वी क्या है? वेलोसिटी। इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो हैं दे आर टू डिफरेंट फ्रॉम मैटर वेव्स, राइट। और अब हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में। अब आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और मैटर वेव्स का डिफरेंस पता चल गया है। इसके अंदर जब हम वेवलेंथ निकालते हैं किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, तो दैट इज सी अपॉन, सी इज स्पीड ऑफ लाइट अपॉन फ्रीक्वेंसी, म्यू इज फ्रीक्वेंसी। और दूसरी साइड मैटर वेव्स के लिए हम फॉलो करते हैं, किसके लॉ को फॉलो कर रहे हैं? डी ब्रोगलीज रिलेशनशिप को, राइट। अब देखिए, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, ठीक है। तो इट स्टेट्स दैट इट वाज गिवन इन 1927 and states that it is not possible to measure, it is not possible to measure simultaneously, मतलब एक के बाद एक, simultaneously, it is not possible to measure simultaneously the position and the momentum of, किसकी बात करेगा ये? of a microscopic particle, microscopic particle। अब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है तो उसकी स्पीड कैसी होगी? बहुत ज्यादा। तो नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। एक्यूरेसी को हम क्या बोलेंगे? और सर्टेनिटी, एक्यूरेसी और सर्टेनिटी। सर्टेन नहीं है, इसीलिए तो हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, राइट। नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड द मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी। कि जैसे बोहर कहता था ना 100%, ये रहा इसका फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड एनर्जी, फिक्स्ड पाथ। हाइजेनबर्ग ने टोटली उसको खत्म कर दी उसकी बात, बोला नो, नॉट पॉसिबल कि आप एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ उसको पता कर सके, पॉसिबल ही नहीं है। कैसे? मैथमेटिकली, अभी आप देखिए, मैथमेटिकली डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, इट इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। अब देखिए, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। आप इस सभी को सॉल्व करेंगे, यू विल गेट अ कांस्टेंट आंसर, राइट। तो या तो ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, वेयर डेल्टा एक्स इज अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, delta p it is uncertainty in momentum। दोनों का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग पोजीशन, अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग एंड measuring position, and this is uncertainty in measuring momentum। ठीक है, अब देखो
इसको मैं थोड़ा और अगर मॉडिफाई करूं बाद में बताती हूं इसको, पहले हम इसकी बात करते हैं। मींस इफ डेल्टा एक्स इंक्रीजेस, ठीक है, मतलब डेल्टा एक्स इंक्रीज कर गया, मींस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज मोर, ज्यादा हो गई, पोजीशन में अनसर्टेनिटी ज्यादा हो गई, देयरफॉर डेल्टा पी दैट इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विल बी लेस। मतलब अगर हमें लगता है कि हम पोजीशन को पता नहीं कर पा रहे हैं, अनसर्टेनिटी ज्यादा आ रही है, तो मोमेंटम की जो अनसर्टेनिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। तो अगर डेल्टा एक्स इंक्रीज किया तो डेल्टा पी डिक्रीज किया, क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट है ना इस कांस्टेंट के बराबर, तो ये दूसरी साइड जाएगा तो इनवर्स में आ जाएगा। और अगर डेल्टा एक्स लेस है, इफ डेल्टा एक्स इज लेस, uncertainty in position is less, uncertainty in position is less, therefore delta p will be more, means uncertainty in measuring momentum it will be more। अब मैं डेल्टा p इट इज इक्वल टू मास इंटू डेल्टा v, मास तो फिक्स रहेगा, वेलोसिटी चेंज होती है, तो ये इक्वेशन ऐसे भी आ सकती है, डेल्टा x इंटू m इंटू डेल्टा v ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, ठीक है। तो दोनों ही चीजें, अगर ये ज्यादा होगी तो ये कम हो जाएगी, ये ज्यादा होगी तो ये कम हो जाएगी, ठीक है। मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आपसे बात करती हूं। ओके, एक बार फिर से देखते हैं। आपके पास है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू h अपॉन 4 पाई, और ये वैल्यू क्या है, कांस्टेंट, क्योंकि इसमें h भी कांस्टेंट, दिस इज प्लैंक्स कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई की वैल्यू आप लिखते हो 22/7 और 3.14, ये भी कांस्टेंट। तो सारे कांस्टेंट्स को आप h को इससे डिवाइड करोगे तो एक ही आंसर आएगा, तो दिस इज कांस्टेंट। ओके, अभी आपने देखा इफ डेल्टा x इज स्मॉल मींस अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, तो डेल्टा p विल बी लार्ज, मींस डेल्टा p क्या है, अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग momentum। Then if uncertainty in measuring position is large, तो delta p will be small, right? Now delta x means position को हम measure कर रहे हैं, हमें पता है कि हम absolute accuracy के साथ position का पता नहीं कर सकते, we cannot find position with absolute accuracy। तो अब उसमें अनसर्टेनिटी कितनी है, 100% श्योर हम नहीं बात कर रहे हैं, अनसर्टेनिटी कितनी है, दैट इज डेल्टा एक्स। अगर डेल्टा एक्स कम है इट मींस एक्यूरेसी ज्यादा है, इसके स्मॉल होने का मतलब एक्यूरेसी इज मोर इन मेजरिंग पोजीशन, तो एक्यूरेसी इन मेजरिंग मोमेंटम इट विल बी लार्ज। तो अब इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा होगी, मींस सर्टेनिटी कम होगी, एब्सोल्यूट एक्यूरेसी इसकी क्या होगी, कम होगी। अब क्या हो अगर डेल्टा एक्स 0 हो जाए, डेल्टा एक्स इज 0, मतलब अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग पोजीशन इज 0, मींस हमने एब्सोल्यूट एक्यूरेसी के साथ पोजीशन पता कर ली, पोजीशन इज फाउंड, हमने 100% श्योर कर दिया दिस इज द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो डेल्टा पी क्या हो जाएगा, इट विल बिकम इंफिनिटी, क्योंकि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट के बराबर हैं, तो डेल्टा एक्स डेल्टा पी इक्वल टू कांस्टेंट, तो डेल्टा एक्स इट विल बी 1 अपॉन कांस्टेंट, तो ये अगर 0 हो गया 1 अपॉन डेल्टा पी, कांस्टेंट अपॉन
डेल्टा पी। तो डेल्टा पी निकालना होगा, डेल्टा एक्स नीचे चला जाएगा, तो कोई भी कांस्टेंट डिवाइडेड बाय जीरो इट विल बी इन्फिनिटी। तो आप देखिए अनसर्टेनिटी इन मेजरिंग मोमेंटम इट विल बिकम इनफाइनाइट, इतनी ज्यादा हो जाएगी। कब? जब हमने ये कहा कि हमने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड आउट कर ली, मींस डेल्टा एक्स क्या हो गया? जीरो। अनसर्टेनिटी जीरो मींस पोजीशन इज सर्टन, 100% श्योर। लेट इट बी, ये दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास आ गया 100, कांस्टेंट वैल्यू, दिस इज 100। ओके, अगर डेल्टा एक्स है 20 तो 100 आंसर लाने के लिए ये कितना हो जाएगा? 5। ओके, ये है 10 तो ये कितना हो गया? 10। ठीक है, ये है 5 तो ये कितना हो गया? 20। तो अब आप देखो 20 से 10 डिक्रीज किया, 5 से 10 इंक्रीज किया, 10 से 5 डिक्रीज किया, 10 से 20 इंक्रीज किया। ये वापस चलें, इसको मैंने कर दिया, अब ये 20 था तो ये लेस, ये 10, ये दोनों बराबर आ गए, ये कम है तो ये ज्यादा हो गया। ठीक है, ये डिक्रीज हुआ, ये इंक्रीज, ये इंक्रीज हुआ तो ये डिक्रीज, क्योंकि दोनों का टोटल मुझे 100 लेके आना है किसी भी तरीके से। तो डेल्टा एक्स और डेल्टा पी हम पता कर ही नहीं सकते। तो बोहर का मॉडल इसी चीज को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, हाइजेनबर्ग ने ऐसा कैसे बोल दिया, हाउ इट इज पॉसिबल। ठीक है ना, क्योंकि इससे पहले हाइजेनबर्ग से पहले डी ब्रोगली बात कर चुका था दैट all moving particles are associated with wave as well as particle character. Okay. अब इसकी हमारी डेली लाइफ में क्या सिग्निफिकेंस है? अगेन नो सिग्निफिकेंस बिकॉज इट इज एप्लीकेबल ओनली टू माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स. इट इज मोमेंटम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी. अनसर्टेनिटी रहेगी ही रहेगी. ओके, कैसे? लेट अस सी दैट कि ऐसे किस तरीके से होगा. अब देखिए, जब भी हम किसी चीज को देखते हैं, किसी चीज को देखने के लिए क्या जरूरी है? क्या आप बिल्कुल डार्क उसमें कुछ देख सकते हैं? बिल्कुल अंधेरा हो कुछ दिखाई देता है क्या? नहीं दिखाई देता है. ये कोई ऑब्जेक्ट है, आप कोई भी इंसान है, वो यहां पे मैं उसकी आंख का डायग्राम बनाने की कोशिश कर रही हूं. ठीक है, तो उसको ये चीज कब दिखाई देगी? इसके ऊपर लाइट गिरी, इसने ये लाइट रिफ्लेक्ट की, रिफ्लेक्टेड लाइट आपकी आंखों तक पहुंचेगी, तब आपको वो ऑब्जेक्ट नजर आएगा. करेक्ट? ओके. अब जैसा बोहर ने कहा था फिक्स्ड रेडियस, फिक्स्ड पाथ, हाइजेनबर्ग ने उसको बिल्कुल गलत दे दिया. नो, दैट इज नॉट पॉसिबल, फिक्स हो ही नहीं सकता. ओके. अब बोहर का सोचकर हमने क्या किया कि ये एक पाथ हमने फिक्स कर लिया कि न्यूक्लियस के अराउंड, दिस इज द फिक्स्ड पाथ. ठीक है, न्यूक्लियस के अराउंड ये फिक्स्ड पाथ है, राउंड. दिस इज फिक्स्ड पाथ अराउंड अ न्यूक्लियस. ओके, चलिए मान लिया. और इसके साथ हमने एक माइक्रोस्कोप फिट कर दी. हमने एक माइक्रोस्कोप यहां पे फिट कर दी जो कि स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ मूव करेगी. जितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन घूमता है ये उसके साथ साथ घूमेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो इसी ऑर्बिट में घूमने वाला है. राइट? ओके. अब इस माइक्रोस्कोप के नीचे मुझे अगर इस इलेक्ट्रॉन को देखना है तो मुझे इसके ऊपर लाइट गिरानी पड़ेगी, और इस लाइट की कोई ना कोई एनर्जी तो होगी. होगा क्या? जैसे ही इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिली, बोहर ने ही तो कहा था सेम शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कोई एनर्जी एमिट नहीं करता अनटिल और अनलेस बाहर से उसको एनर्जी की सप्लाई ना आए. ओनली देन इट कैन जंप फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट टू द एक्साइटेड स्टेट. वही हुआ. हाइजेनबर्ग तो उसी को देखो, जब किसी की थ्योरी को रिजेक्शन मिलती है तो क्यों मिलती है? क्योंकि उसी के किए काम को कोई चैलेंज करता है. तो बोहर के ही काम को हाइजेनबर्ग ने चैलेंज किया. तो जैसे ही इसके ऊपर लाइट गिरी, इलेक्ट्रॉन क्या करेगा?
ये इसी रास्ते पे तेज नहीं दौड़ेगा, ये अपनी जगह से हायर स्टेट की तरफ को जाएगा। तो अब डिपेंड करता है कितनी एनर्जी की रेडिएशन इसके ऊपर स्ट्राइक की। तो इलेक्ट्रॉन इधर को चला गया, दिस इज न्यू पाथ और दिस इज एक्सपेक्टेड पाथ। अरे हम तो ये मान के चल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन ऐसे ही घूम रहा है एक ही सर्कल में, लेकिन बोहर ने ही बोला था वो जंप कर जाता है टू द एक्साइटेड स्टेट। तो ये रहा न्यू पाथ। अब हमने तो माइक्रोस्कोप यहां लगाया हुआ है दैट इट इज हैविंग अ फिक्स्ड पाथ, फिक्स्ड है ही नहीं। इलेक्ट्रॉन फिक्स्ड पाथ को फॉलो नहीं करता है, यही हाइजेनबर्ग ने प्रूव किया। मींस कि अगर ये है न्यूक्लियस और ये रही फर्स्ट शेल, ये फर्स्ट शेल बाउंड्री है, इलेक्ट्रॉन यहां भी हो सकता है, यहां यहां यहां, ये मैं पूरे में डॉट्स लगा रही हूं, ये डॉट्स इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, बट दीज आर द हाइपोथेटिकल पोजीशंस व्हिच एन इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्युपाई। इस सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, यही हाइजेनबर्ग ने बोला था। हम इसको फिक्स नहीं कर सकते कि इलेक्ट्रॉन इसमें घूम रहा है, नो। अगर घूम रहा होता मींस हमने उसकी पोजीशन पता कर ली, बट इट इज नॉट पॉसिबल क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, राइट। तो ये एक न्यू पाथ मिल गया। तो देखो, जब भी इलेक्ट्रॉन को देखना है लाइट गिरानी पड़ेगी, जैसे ही लाइट गिरेगी वो जंप कर जाएगा, हमारी आंखों से दूर हो जाएगा, हम देख ही नहीं सकते उसको, ठीक है, ओके। अब देखो, अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है, अगर हम इसमें इलेक्ट्रॉन की ही बात करें, देखिए, अगर डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, लेट डेल्टा एक्स इज वेरी स्मॉल, तो डेल्टा पी विल बी वेरी वेरी लार्ज, क्योंकि दोनों का मल्टीप्लीकेशन कांस्टेंट होगा। एंड इफ डेल्टा एक्स इज वेरी लार्ज, डेल्टा पी विल बी वेरी वेरी स्मॉल। मीन्स अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत कम है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम बहुत ज्यादा हो जाएगी, और अगर अनसर्टेनिटी इन पोजीशन बहुत ज्यादा है तो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जो है वो बहुत ही कम होगी, ठीक है। अब देखो, अगर हमें किसी पार्टिकल को देखना है, ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि हमने किस वेवलेंथ की यूज की है, लाइट की कितनी वेवलेंथ हमने यूज की है, ठीक है। तो अगर हम जितनी स्मॉलर इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, लार्जर विल बी पॉसिबिलिटी कि हम उसको देख पाए, ठीक है, वो ज्यादा हो जाएगा। कि अगर एक्यूरेसी विद विच अ पार्टिकल कैन बी लोकेटेड, तो लार्जर विल बी एक्यूरेसी टू फाइंड पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर वेवलेंथ क्या है, स्मॉल, ठीक। किसी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, टू सी अ ऑब्जेक्ट, वेवलेंथ शुड बी शॉर्टर। जितनी शॉर्टर होगी, जितनी स्मॉल होगी, उतनी ही एक्यूरेसी से हम उस चीज को देख पाएंगे। बट वेवलेंथ इज इक्वल टू सी अपॉन म्यू, ठीक। अगर वेवलेंथ स्मॉल है तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ज्यादा, ठीक है। मींस स्मॉलर इज वेवलेंथ, लार्जर विल बी frequency, and E is equal to h nu। फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है, एनर्जी के साथ। अब देखो, जितनी छोटी वेवलेंथ हम यूज कर रहे हैं उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज्यादा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा तो एनर्जी ज्यादा, एनर्जी ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन की अनसर्टेनिटी उतनी ही ज्यादा, क्योंकि जितनी एनर्जी ज्यादा वाली वेवलेंथ यहां टकराएगी लाइट की, उतनी ही ज्यादा अनसर्टेनिटी इन पोजीशन आ जाएगी, ओके, राइट। अब देखें, अब अगर हम मोमेंटम को कंट्रोल करने की बात करते हैं, मींस अब ये तो हम वेवलेंथ की बात कर रहे थे,
अब हम दूसरी साइड से चलते हैं। अगर शॉर्टर वेवलेंथ जो है मोर एनर्जी देगी फोटॉन्स को, और फोटॉन्स जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने पाथ से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब देखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p, मीन्स लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ओके, अगर मोमेंटम ज्यादा है, अगर मोमेंटम ज्यादा है तो वेवलेंथ क्या होगा? अगर p इज लार्ज, लैम्डा विल बी स्मॉलर, मीन्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम ज्यादा हो गई तो वेवलेंथ क्या है? कम। अगेन हम यहां पहुंच गए, इसको ज्यादा किया तो डेल्टा एक्स, लैम्डा क्या हो गया? कम हो गया। ठीक है, तो दोनों ही आपस में इंटरलेटेड रहते हैं। अब इसका मतलब यह हुआ कि जितनी भी शॉर्टर वेवलेंथ है, शॉर्टर वेवलेंथ विल इंक्रीज द मोमेंटम, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से इनवर्सली रिलेटेड है। शॉर्टर वेवलेंथ विल इंक्रीज द मोमेंटम। ठीक है, अब इन केस मोमेंटम इज इंक्रीज्ड, मोमेंटम इज डिक्रीज्ड, यहां बढ़ गया ना। ठीक है, इंक्रीज द मोमेंटम, जितनी शॉर्टर वेवलेंथ इंक्रीज द मोमेंटम। अगर हम मोमेंटम को डिक्रीज करते, इन केस मोमेंटम इज डिक्रीज्ड, p कम हुआ तो वेवलेंथ इनवर्स रिलेटेड, देयरफॉर वेवलेंथ विल बी लार्जर। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो क्या हम ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं? नो वे, क्योंकि स्मॉलर इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, लार्जर विल बी एक्यूरेसी टू फाइंड द पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम ऑब्जेक्ट को आसानी से देख सकते हैं। टू सी एन ऑब्जेक्ट वेवलेंथ शुड बी शॉर्टर। तो अब अगर हम मोमेंटम को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, देखो जब वेवलेंथ स्मॉल थी तो एनर्जी ज्यादा होगी, तो पोजीशन चेंज। ओके, अब ये दोनों ही अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली। अब देखो हाइजेनबर्ग बोहर के काम को भी चैलेंज कर रहा है और डी ब्रॉगली की हेल्प से अपने लॉ को और स्ट्रॉन्ग कर रहा है। तो अगर मोमेंटम इट इज लार्ज, मोमेंटम लार्ज है तो लैम्डा क्या होगा? स्मॉल, मींस शॉर्टर वेवलेंथ विल इंक्रीज द मोमेंटम। ये जितनी स्मॉल होगी मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा, इनवर्सली रिलेटेड। उल्टा करें, हमने मोमेंटम को कम कर दिया, अगर ये कम होगा तो वेवलेंथ क्या हो गई? ज्यादा। वेवलेंथ ज्यादा होगी तो हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाएंगे। ठीक, तो अगर हमने मोमेंटम को कर दिया, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम हो गई लेस, दैट इज डेल्टा पी, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम is small, therefore uncertainty in position will be very large. तो this is Heisenberg's uncertainty principle. हमने इसको पूरी तरह से अप्लाई करके देख लिया। जो उसका कंसेप्ट था, he was absolutely right that आप चाहे मोमेंटम को कंट्रोल करने की कोशिश करें, आप चाहे वेवलेंथ को कंट्रोल करने की कोशिश करें, आप एक फैक्टर को कंट्रोल में लाते हैं तो दूसरा फैक्टर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। तो फिर उसकी वही डेफिनेशन आई, इट इज नॉट पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली, दोनों चीजें इकट्ठी आप नहीं कर सकते, टू मेजर अनसर्टेनिटी इन पोजिशन एंड अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम विद एब्सोल्यूट एक्यूरेसी, क्योंकि एक को कंट्रोल करेंगे तो दूसरा चेंज हो जाएगा। सो इट वॉज हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एंड एज यूजुअल सिग्निफिकेंस इन डेली लाइफ, इट हैज नो सिग्निफिकेंस, not at all any significance in our daily life, because we come across large objects, macroscopic objects in our daily life, and it is applicable only to microscopic particles. तो इस लेक्चर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और नए वीडियोस के लिए। अब जो हमारा मॉडर्न कंसेप्ट है एटॉमिक मॉडल का, हम उसके बारे में बात करने वाले हैं हमारे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो तब तक
घर पे रहें, सुरक्षित रहें।